नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल चौहान। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो पारित किया गया था, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही थी। 1919 का जो एक्ट पास किया गया था वो भी भारतीयों की मांग पूरी करने में, भारतीयों को संतुष्ट करने में असमर्थ दिखाई दे रहा था। तो ब्रिटेन से लगातार कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे थे और काफ़ी लंबे समय से भारतीयों में एक संवैधानिक मांग भी उठ रही थी कि भी भारतीयों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। तो उसको देखते हुए ये जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट के जो बनाने के पीछे सोर्सेज थे, वो सबसे पहले दोस्तों जो साइमन कमीशन 1928 का था, वो उसकी रिकमेंडेशन शामिल थी। और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ था उनको भी इस एक्ट में शामिल किया गया था। अगला दोस्तों जो ज्वाइंट कमेटी थी, कई इस यहाँ पर हमारे भारत में कई स्तर पर काम कर रही थी, उन ज्वाइंट कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उनको भी इस एक्ट में शामिल किया गया था, उनको भी आधार बनाया गया था इस एक्ट को बनाने के लिए। और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वाइट पेपर भी पारित किया गया था 1933 में, उसको भी इस एक्ट में आधार बनाया गया था इस एक्ट को बनाने के लिए। उसका वो भी एक प्रकार से सोर्स था इस एक्ट के लिए। दोस्तों देखते हैं अब जो ये एक्ट था, इसमें 321 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल्स 321 थे और 10 अनुसूची शामिल थी। और ये काफ़ी बड़ा था, लंबा था, जटिल था। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है ये। आगे देखते हैं दोस्तों इस एक्ट के विशेषताएं, यानी क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय संघ में जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी इस एक्ट के तहत, उसमें 11 तो ब्रिटिश के प्रांत शामिल होंगे, 6 के ब्रिटिश के कमिश्नरी प्रांत शामिल होंगे। उसके अलावा जो भारत की देशी रियासत हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन देशी रियासतों को ये अधिकार दे दिया गया कि उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो शामिल हों तो हों, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कमिश्नरी प्रांत थे और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनको शामिल होना अनिवार्य था। आगे इस एक्ट के तहत 3 सूचियों का गठन किया गया। एक केंद्रीय सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, एक राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, एक समवर्ती सूची यानी कॉन्कॉर्ड लिस्ट। इनमें जो केंद्र की सूची थी उसमें जो 59 विषय शामिल थे, जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, डाक एवं तार, संघ लोक सेवा आदि। इन विषयों को केंद्र सूची में शामिल किया गया था। अगली जो सूची थी वो थी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें 54 विषय शामिल थे, जैसे शिक्षा, भू राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्याय, स्थानीय महत्व आदि विषयों को इस सूची में शामिल किया गया था। अगली जो सूची जो समवर्ती सूची थी, जिसमें 36 विषय थे, ये जैसे दीवानी, फौजदारी, कानूनी, विवाह, तलाक, कारखाने आदि, मानव कल्याण, श्रम आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब दोस्तों ये थे क्या, जो समवर्ती सूची थी उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते थे, ठीक है। और केंद्र की जो सूची थी उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, यानी केंद्र द्वारा कानून बनाएंगे, और राज्य सूची में राज्य द्वारा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, राज्य और केंद्र के बीच में, तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। और समवर्ती सूची पर दोनों शासन बना सकते थे, दोनों लॉ बना सकते थे। इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी। और अगला प्रोविजन जो किया गया था, जो प्रांतों को ऑटोनॉमी पावर दे दी गई थी, यानी स्वायत्तता दे दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था और इसको सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी प्रांतों से समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में इसका प्रावधान किया गया था इस एक्ट के तहत। अब जैसे हमने देखा, प्रांत में स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी प्रांतों को ऑटोनोमस पावर दे दी गई थी, और उसमें जो दायर की सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया, यानी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया।
द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर उनको स्वायत्तता दे दी गई थी। और जो केंद्र में जो डायरकी सिस्टम है वो प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया गया था। केंद्र में अब उसके तहत होता क्या था दोस्तों, संघ सूची के जो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो जो रिजर्व कैटेगरी बना दी, एक ट्रांसफरेबल, यानी एक तो सुरक्षित एवं एक जो स्थानांतरित, दो कैटेगरी बना दी गई थी। जो संघ का विषय था जिसमें जो रिजर्व कैटेगरी थी उसमें कुछ एक जैसे सुरक्षा संबंधित, धार्मिक मामले संबंधित, ये गवर्नर के हाथों में सुरक्षित थे, यानी इन पर गवर्नर खुद लॉ बना सकता था। और जो ट्रांसफर्ड जो विषय थे उन पर मंत्रिपरिषद कानून बना सकती थी, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। मंत्रिपरिषद द्वारा कानून बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे इस एक्ट में एक प्रोविजन ये किया गया कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा दिल्ली में 1 अक्टूबर 1935 को। ठीक है, अब इसके अधिकार क्षेत्र में प्रांत और जो प्रांतीय क्षेत्र जो जितनी भी रियासत थी उन सबको शामिल किया गया था। इसमें जो न्यायालय था इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था, इसके अलावा दो अन्य न्यायाधीश इसमें होते थे। और ये सर्वोच्च नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके अलावा अपर जो प्रीवी काउंसिल थी इंग्लैंड में उसमें अपील हो सकती थी, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय था। इसके निर्णय के विरुद्ध में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अब जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इस न्यायालय के दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के, वो मॉरिस गवायर बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बढ़ावा दे दिया गया था। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, यानी किसी प्रकार का कोई अगर परिवर्तन करना है तो वो भारतीयों के पास अधिकार नहीं था। भारतीय जो मंत्रिपरिषद थी उसके पास भी अधिकार नहीं था, ना गवर्नर के पास। अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है इस एक्ट में तो वो ब्रिटिश के पास अधिकार था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी, मैंने आपको बता दिया। और केंद्र में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या, जो केंद्र में उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 260 और निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 375 कर दी, यानी दो सदनों में विभक्त कर दिया गया था, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। निम्न सदन में 375 मेंबर्स होते थे और जो उच्च सदन था उसमें 260 सदस्य होते थे। इसका प्रावधान किया गया था। और 11 गवर्नर वाले प्रांतों के विधानमंडल से विधानमंडल द्विविध सदनात्मक कर दिया गया था। शेष 5 प्रांतों में विधानमंडल एक सदनात्मक थे, यानी 11 जो प्रांत थे उनमें जो विधानमंडल था उसको द्विविध सदनात्मक शासन बना दिया गया। जैसे एक विधान परिषद होगी, एक विधानमंडल, उसी प्रकार से शेष जो 5 प्रांत बचे हैं उनको विधानमंडल में एक सदनात्मक ही रखा गया। और प्रांतीय विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। और जनसंख्या में 15% भाग, जनसंख्या के 15% भाग को मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी इस एक्ट में प्रोविजन किया गया कि जितनी भी जनसंख्या है प्रांत में उसके 15% को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया था। अगला दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, यानी सांप्रदायिक आधार पर जो 1919 के एक्ट में प्रोविजन किए गए थे, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की जो स्थापना की गई थी, मतलब व्यवस्था की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आंग्ल भारतीय जो थे उनके लिए अलग से निर्वाचन रख दिया गया, ईसाइयों के लिए अलग से रख दिया गया, यूरोपियों के लिए अलग से रख दिया गया, और जो यहाँ के शेड्यूल कास्ट यानी हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति को रखा गया था। ये प्रोविजन। अगला प्रोविजन जो किया गया था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी दोस्तों, उसका अबोलिश कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर मंत्रिपरिषद जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी उसकी स्थापना कर दी गई थी। और इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी जो प्रियम्बल है वो कहीं ना कहीं अधिनियम में देखने को हमें नहीं मिलती है। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और आदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन रख दिया गया था और भारत को अलग कर दिया गया था। यानी दोनों को जो इंडियन जो वायसराय था उसको अलग पावर दे दी गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और बर्मा को अलग पावर दे दी गई थी, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत। और ब्रिटिश के जो 11 प्रांत थे उनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। और जो पंडित नेहरू ने इस एक्ट को ये कहकर ये बोला कि ये एक ऐसा इंजन है जिसके चारों ओर ब्रेक लगे हुए हैं,
यानी इस एक्ट को ये कहकर संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार ये पूछ लिया जाता है। और रिजर्व बैंक की इस एक्ट के तहत स्थापना की गई थी और रेलवे का जो वैधानिकरण कर दिया गया था कहीं ना कहीं। इस प्रकार के अनेकों प्रोविजंस इस एक्ट में किए गए थे। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं आज भी जो देखें भारतीय संविधान जिस समय हमने अडोप्ट किया और बनाया, उस समय 1935 के जो अधिनियम है उसके बहुत सारे प्रोविजंस हमें भारतीय संविधान में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा जो 1935 का एक्ट है उसका हमारे भारतीय संविधान में हमने अडोप्ट किया था। तो ये था दोस्तों आज का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे।